नमस्कार बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी हिंदी की नवीन पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 2 क्या लिखूं। क्या लिखूं निबंध पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। उन्होंने निबंध की रचना प्रक्रिया को इस पाठ में समझाया है। इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक 2 विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। निबंध की रचना प्रक्रिया के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचारों को उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीके को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों में एक अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है। इस निबंध की आत्मपरक शैली, जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करते हैं, इसे अधिक जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। तो आइए निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पाठ पढ़ते हैं। क्या लिखूं? एक लेखक की उलझन से लेकर जीवन के गहरे दर्शन तक का सफर। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन काल 27 मई 1894 से लेकर 1971 तक रहा है। उनका जन्म खैरागढ़ राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कुशल आलोचक, निबंधकार और एक हास्य व्यंग्यकार के रूप में उनकी साहित्यिक पहचान है। उनकी रचनाएं पंचपात्र, अश्रुदल, झलमला कहानी संग्रह और सरस्वती और छाया पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। लेखक ने अपने ललित निबंधों के माध्यम से गंभीर विषयों को भी अत्यंत सरल और रोचक बना दिया है। पाठ की रूपरेखा एक नज़र में। कवि के सामने समस्या है कि निबंध का विषय चुनाव, दोनों को एक साथ कैसे पिरोया जाए। अमिता और नमिता नाम की 2 लेखक की छात्राएं, दोनों ने अलग अलग विषय लेखक के सामने रखे और उन पर निबंध लिखने के लिए लेखक से कहा। लेखक दोनों निबंधों को एक साथ लिखने के लिए सोचते हैं। उनके सामने एक समस्या है कि दोनों विषयों को एक निबंध में कैसे पिरोया जाए। तभी लेखक को अमीर खुसरो की पहेलियाँ याद आती हैं और उनसे लेखक सोचकर समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। यथार्थ और कल्पना, युवा बनाम वृद्ध का दृष्टिकोण इस पाठ में बताया गया है और दोष और सुधार की निरंतरता के विषय में भी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। निबंध कैसे लिखा जाता है? विद्वानों का मत बनाम यथार्थ। तो यहाँ पर लेखक ने 2 विद्वानों के मतों को बताया है। A.G. गार्डनर का मत, भावों का आवेग, मानसिक स्थिति और उमंग सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक A.G. गार्डनर ने कहा है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लिखने की विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है कि हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आ जाती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हेड टांगने के लिए कोई खूंटी काम नहीं दे सकती है। यानी हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, किसी भी खूंटी पर हम टांग सकते हैं उसको। असल में यहाँ पर हेड जो है वो मन के भाव हैं और खूंटी विषय। लेखक किसी भी विषय पर अपने भाव व्यक्त कर सकता है, ऐसा गार्डनर साहब का मत है। उन्होंने कहा है, इसी तरह मन के भाव भी तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। लेकिन बख्शी जी का यथार्थ कठिन परिश्रम। उन्होंने कहा कि निबंध लिखना स्वतः स्फूर्त नहीं है। इसके लिए सोचना, चिंता करना, सामग्री एकत्र करना और एक रूपरेखा बनाना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम भी करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए एक आदर्श निबंध लिखना होगा।
नमिता का आदेश है कि दूर के ढोल सुहावने इस पर निबंध लिखूं और अमिता का आग्रह है कि समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने कल्पना और यथार्थ पर आधारित एक लोकोक्ति है। ये अमिता का विषय है समाज सुधार, जो कि एक अत्यंत व्यापक और गंभीर ऐतिहासिक विषय है। निबंध की मांगे क्या है? निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। लेखक के सामने कठिनाई है कि समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों विषयों को आदर्श रूप में कैसे प्रस्तुत करूं। अंग्रेजी साहित्यकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे न सिद्ध हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मानेटन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है और न ही आख्यायिका। लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीरता, तर्कपूर्ण विवेचना, उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। उनमें उनके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उसमें उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न ही कल्पना की महिमा। इसमें जीवन के गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिससे हम संसार को अपनी दृष्टि से ही देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, ऐसा लेखक सोचता है। फिर लेखक कहते हैं कि मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आती है। एक बार प्यास लगने पर वे कुएं पर पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन ते, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, ऐसा लेखक सोचते हैं, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश करूंगा, ऐसा लेखक सोचते हैं। जिस तरह खुसरो ने एक ही पद में 4 मांगें पूरी की, लेखक भी अपनी दोनों विषयों को एक ही निबंध में मिलाने का निश्चय करते हैं, यानी एक पंथ 2 काज करते हैं। लेखक कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहावने, यहाँ पर यथार्थ की कठोरता के बारे में बताया गया है कि पास से ढोल की आवाज़ कर्कश और कानों के पर्दे फाड़ती है, यानी अच्छी नहीं लगती, लेकिन समीप बैठे लोग को यह शोर लगता है। जब ढोल पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फाड़ते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान पर वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद, प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उनकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती, दूरस्थ लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है।
निष्कर्ष यह है कि जो वस्तु, व्यक्ति या स्थिति हमसे दूर होती है, उसके दोष हमें दिखाई नहीं देते। अज्ञानता और दूरी ही सुंदरता का कारण है। वर्तमान से असंतुष्ट दो पीढ़ियां। लेखक बताते हैं कि युवा वर्ग और वृद्ध दोनों ही अपने अपने वर्तमान से असंतुष्ट हैं। युवा वर्ग भविष्य के उज्जवल सपने देखते हैं, कल्पना में जीते हैं। अभी तक जीवन के कठोर संघर्षों का सामना किया ही नहीं है उन्होंने, लेकिन वे भविष्य को वर्तमान बनाना चाहते हैं और इसी ही उलझन में लगे हुए हैं। लेकिन वृद्ध अपने अतीत, बीते हुए कल के गौरव में खोए हुए हैं। नया बदलाव और वर्तमान का तेजी से बदलता हुआ समाज उन्हें अपरिचित लगता है। वे अतीत को वर्तमान बनाना चाहते हैं। दोनों ही पीढ़ियां अपने वर्तमान के से असंतुष्ट हैं। युवा के लिए भविष्य और वृद्ध के लिए अतीत के ढोल ही दूर के ढोल जैसे हैं। आगे लेखक इस पाठ में बताते हैं समाज सुधार का अनंत चक्र। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई भी ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में अनेक ऐसे समाज सुधारक रहे जिन्होंने समय समय पर समाज सुधार के लिए काम करते रहे हैं, क्योंकि समाज में नए नए दोष उत्पन्न होते रहते हैं। समाज में समय के साथ साथ नए दोष उत्पन्न हैं। जब दोष उत्पन्न होते हैं तो उन दोषों का निराकरण करने के लिए, समाज में क्रांति लाने के लिए, समाज सुधार लाने के लिए समाज सुधारक सामने आते हैं और आगे आगे महात्मा बुद्ध, कबीरदास जी, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, नानक देव, स्वामी दयानंद सरस्वती, नागार्जुन, शंकराचार्य आदि ऐसे अनेक समाज सुधारक रहे जिन्होंने हमारे समाज में अनेक सुधार किए। लेकिन अतीत की परंपराएं समय बीतने पर वह नया सुधार पुरानी परंपरा बन जाते हैं और अगली पीढ़ी के लिए वही पुरानी परंपरा फिर से दोष बन जाती हैं। तो ना तो दोषों का कभी अंत हुआ है और ना सुधारों का अंत हुआ है, क्योंकि जब समाज में परिवर्तन होते रहते हैं तो कुछ लोगों के लिए वो सुधार होते हैं, कुछ लोगों के लिए वो दोष बन जाते हैं और उनके सुधार करते करते, यानी यह चक्र हमेशा घूमता रहता है। यही निरंतर चक्र मानव जीवन को प्रगतिशील बनाए रखता है। आज का प्रगतिशील साहित्य कल अतीत का स्मारक बन जाएगा। इस पाठ में निबंध केवल नियमों का नहीं, निबंध कला के विषय में बताया गया है कि निबंध केवल नियमों का जाल नहीं, बल्कि लेखक के हृदय की स्वच्छंद और सच्ची अभिव्यक्ति है। भावों की प्रधानता। विषय चाहे कैसा भी हो, लेखक की मानसिक स्थिति और भावों का आवेग सबसे महत्वपूर्ण होता है। भ्रम और यथार्थ। दूर के ढोल सुहावने का अर्थ है कि अनुभवहीनता में सब सुंदर लगता है, संघर्ष में असलियत दिखती है। समाज में पीढ़ियों का अंतर और सुधारों की आवश्यकता एक कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। पाठ में आए रोचक तत्व। पाठ में एजी गार्डिनर, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार एजी गार्डिनर को लेख लिखने से ज़्यादा उनके लिए शीर्षक ढूंढने में कठिनाई होती थी। वह शीर्षक का काम अपने मित्रों पर छोड़ दिया करते थे। वहीं दूसरी ओर शेक्सपियर, महान नाटककार शेक्सपियर को भी नाटकों का नामकरण करने में भारी परेशानी होती थी। इसी झुंझलाहट के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम ही रख दिया, जैसा तुम चाहो, एज यू लाइक इट। मॉनिटन की पद्धति। अंग्रेजी निबंधकार मॉनिटन का मानना था कि जो कुछ स्वयं देखा, सुना या अनुभव किया, बस उसी को बिना लाग लपेट के लिख देना ही सच्चा निबंध है। हम देखते हैं कि लेखकों के सामने भी कितनी कितनी समस्याएं आती हैं लिखने के लिए, वही लेखक ने इस पाठ में बताया है। अतीत की यादों में उलझने या भविष्य के कोरे सपनों में खोने की बजाय हमें अपने वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। नई पीढ़ी को पुराने अनुभवों का सामना करना चाहिए और पुरानी पीढ़ी को नए बदलावों को अपनाना चाहिए। तभी प्रगतिशील बनता है जीवन, जब हम वर्तमान की चुनौतियों का सामना करते हैं।
हिंदी के प्रगतिशील साहित्य में निर्माण हो रहा है और उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेगा। उनके स्थानों में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने समाज के स्वरूप को दूर के ढोल सुहावने के रूप में प्रदर्शित किया है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी वीडियो में हम आपको इस पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। तो देखते हैं इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स।